नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर काबू भी पा लिया है और उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी और कायदे से स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ उससे मुकाबला किया और विजय हासिल की। उनमें से एक देश है मॉरिशस। दुनिया में अभी कुल मिलाकर 8-10 ऐसे मुल्क हैं जो ये काम कर पाए हैं। उनमें से एक देश है मॉरिशस। हालांकि उसने ये घोषणा नहीं की है कि वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है, लेकिन 2-3 केसेस हैं और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से 1-2 केसेस निकल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूरी तरह से कंट्रोल में है वहां पर कोरोना का जो प्रकोप है। ये जरूर है कि मॉरिशस एक बहुत ही छोटा सा देश है, मुश्किल से 15 लाख की आबादी है और भारत जैसी चुनौतियां वहां नहीं है। अलबत्ता सीमित साधनों और संसाधनों और मैन पावर की वजह से वो चुनौतियां छोटे देशों के लिए भी कम नहीं होती है। आज हमारे साथ हमारे मित्र, बहुत पुराने दोस्त आशुतोष देशमुख मॉरिशस से जुड़ रहे हैं। वो खालिस हिंदुस्तानी हैं। इंदौर और मुंबई से उनका गहरा ताल्लुक है। वो वहां पर एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, फिल्म के बारे में पढ़ाते हैं। बड़ा लंबा समय है उनका पत्रकारिता से लंबा जुड़ाव रहा है और फिल्मों से जुड़ाव रहा है, फिल्म के प्रोडक्शन से, टीवी के प्रोडक्शन से। तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और अभी मॉरिशस में अध्यापन का काम कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस पूरे दौर में मॉरिशस में कोरोना के खिलाफ जो जंग थी उसको किस तरह से देखा है। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आशुतोष जी कि अभी क्या स्थिति है, अभी लेटेस्ट किस तरह के हालात हैं वहां पर। क्या अब आप लोग पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गए हैं? नमस्ते मुकेश जी। दरअसल सबसे बड़ी बात जो इस समय है वो यह है कि हम निश्चित तौर पर खौफ मुक्त है। अब किसी किस्म का कोविड का आतंक नहीं है, क्योंकि जब मैं मुंबई में बात करता हूँ, दिल्ली में बात करता हूँ या इंदौर में अपने मित्रों से बात करता हूँ, तो मुझे अभी भी उन स्वरों में जो एक खौफ सुनाई देती है, वो खौफ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। केसेस यहाँ पर 3 या 4 है, लेकिन यह स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आपने सही कहा, दरअसल मॉरिशस बहुत छोटा देश है और मेरे पास कोई बहुत ज्यादा सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन जो मैं अपने चारों ओर होता हुआ देख रहा हूँ वो निश्चित तौर पर आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब अधिकृत आंकड़े तो कहते हैं कि बमुश्किल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 12 लाख के करीब है, अगर हम भारत के इसमें बात करें। और ये भी अगर आप देखें तो क्षेत्र भी देखिए तो मुश्किल से 780 स्क्वायर किलोमीटर का यह देश है और उसमें भी 40 से ऊपर प्रतिशत जो है वो शहरी क्षेत्र में है। हालांकि यहाँ पर आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को इस तरीके से बांटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत की तरह यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र है जिसको ये शहर कहते हैं, शहरी माने जाते हैं। तो इसमें दूसरी बात क्या सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, शिक्षा मुक्त है, फ्री है। तो इस समय जो है स्थिति यह है कि कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है, ये हर कोई जानते हैं। हालांकि एक भी केस ऐसा नहीं है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर हो। नियंत्रण के बाहर से मेरा आशय ये मुकेश जी कि जो कुछ भी अभी केसेस मिल रही है, जैसे आपने सही कहा कि वो बाहर से आने वाले लोग हैं। बाहर से आने वाले लोगों में ये है कि अभी टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इस सरकार ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया और टूरिस्ट को एकदम बंद कर दिया था ऑलमोस्ट मार्च से ही, जो कि इनकी जिसको कह सकते हैं लाइफलाइन है, जो पूरे पैसे का और इसका जो एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो उन्होंने एक तरीके से रोक दिया कि जिंदगी महत्वपूर्ण है, व्यापार बाद में भी हो सकता है। उसके बाद भी जो मेन मुद्दा था यहाँ पर वो भारत की तरह ही था कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे ये किया जाए, और उसमें ये सरकार निश्चित तौर पर सफल हुई है। आशुतोष जी, मैं एक बात आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि शुरू में WHO ने मॉरिशस को चेतावनी दी थी, कहा था कि वहां पर बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन फैल सकता है और 90,000 लोग तक इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोरोना वायरस से। लेकिन जो संख्या हमारे सामने है वो 335-340 के आसपास सिमट के रह गई है। तो एक तरफ तो इतनी अलार्मिंग नंबर WHO दे रहा था, दूसरा इसको इतने कम संख्या में
सीमित कर देना एक बड़ी चुनौती और बड़ी उपलब्धि है, मैं समझता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए 12 जनवरी को मेरे ख्याल से WHO ने कहा था कि कोविड नाम की कोई ऐसा बड़ा आतंक है जो पूरी दुनिया में छाने वाला है। अगर हम मॉरिशस की क्रोनोलॉजी देखें तो 24 जनवरी को शायद मुश्किल से 10-12 दिन बाद यहाँ से जितने भी पैसेंजर्स आने लगे थे, मतलब खासकर सबसे पहले इन्होंने इस पर ध्यान दिया कि चीन से कौन आ रहा है। एक बात हमें समझनी होगी मुकेश जी कि चीन के साथ मॉरिशस के बहुत गहरे रिश्ते डेवलप हो गए हैं पिछले दिनों में, मतलब करीब 5-6 साल में। व्यापार और इसमें जैसे पूरी दुनिया में है वैसे चीनी सामान यहाँ पे भी छाया हुआ है। और वहां पर एजुकेशन के लिए खासकर वुहान में काफी मॉरिशन स्टूडेंट्स थे जो मॉरिशन के बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने 24 जनवरी को ये किया कि जो भी लोग वुहान से यहाँ आएंगे उन सबको 14 दिन का क्वारंटाइन किया। ये मेरे ख्याल से इन्होंने वुहान से ही उठाया, चीन से जिस तरीके से वो उससे लड़ रहे थे वैसे उसका इन्होंने यहाँ प्रतिबिंब किया। और एक हॉस्पिटल है यहाँ पर जिसे ENT हॉस्पिटल कहते हैं, जिसे भारत सरकार ने अनुदान देके बनवाया है सुवेक में। उस हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड हॉस्पिटल 24 जनवरी को ही घोषित कर दिया और जितने भी पैसेंजर्स चीन से आए उनको वहां रखना शुरू किया। इसके बाद दिक्कत ये थी कि ये नहीं थी कि क्योंकि उस समय मॉरिशस में था नहीं कोविड, तो जो टूरिस्ट थे उन्होंने उनको सिस्टमेटिकली उनकी एग्जिट की, उनको जाने दिया और उनके बदले में किसी को आने नहीं दिया। या जो भी आए, जो खासकर जो मॉरिशियंस इधर उधर अटके हुए थे या जो मॉरिशस में नौकरी करते हैं और वो अपने अपने देशों में फंसे हुए थे, वो जब भी वापस आए उन्हें अनिवार्यतया क्वारंटीन प्रोसेस से गुजारा। और ये सब करते करते जब फिर उसके बाद भी ये लगा कि यहाँ पर पहली केस हुई और पहली केस जो हुई वो एक मॉरिशन व्यक्ति से हुई। मॉरिशन व्यक्ति मतलब वो दरअसल एक मेरे ख्याल से 21 मार्च को पहली डेथ हुई वहां पर, और जी को वहां पर लॉकडाउन घोषित हो गया 24 को या 20 को, ठीक आप बता पाएंगे? लॉकडाउन वहां पे घोषित हुआ, यहाँ पर घोषित हुआ मेरे ख्याल से 19 तारीख को, 19 मार्च को यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये इस तरीके का ये होगा और लॉकडाउन होगा। लेकिन वो जो पहली केस जो थी, मेन मुख्यतः जो पहली केस थी वो केस थी एक मॉरिशन व्यक्ति की जो कि ब्रिटिश नागरिकता भी लिए हुए है। ये मॉरिशस अलाउ करता है कि आप 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं। तो वो जो सज्जन थे वो यहाँ पर अपने भाई की अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए आए थे और उनको कोई मतलब उनके कोई सिम्टम नहीं थे, तो उस कारण वो यहाँ पर आए, घूमे, वहां गए। उसके बाद उन्होंने कुछ मित्रों से मिले, मॉल में गए, सब जगह वो घूमे आराम से। और उसके करीब 4-5 दिन बाद सिम्टम्स आने शुरू हुए। उसमें बाद भी उन्होंने थोड़ा समय प्राइवेट क्लिनिक में बिताया। उसके बाद जब वो सरकारी क्लिनिक में पहुंचे तब जाके पता लगा। तो इस बीच में करीब 10-12-13 दिन गुजर चुके थे और ये 13 दिन में जो फैलाव हुआ वही मॉरिशस का सबसे बड़ा कोविड का फैलाव था। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी इन्होंने, पुलिस ने, और उन्होंने जो उसकी ट्रेसिंग की, जिस तरीके से एक एक आदमी तक पहुंचे, उसके कारण लोगों को क्वारंटाइन किया और सडनली उसमें पता लगा कि 150-200 केसेस हो गई है। और उसके बाद से फिर स्थिति अपने आप फिर नियंत्रण में आती गई जब एक बार चीजें इनके नियंत्रण में आई। तो 5 ऐसे क्या कदम थे सरकार के, प्रशासन के, जिनकी वजह से कोरोना को बहुत नियंत्रण में कर लिया? आपने बताया कि बाहर से आने वालों को पहले ध्यान रखा गया, उनका क्वारंटाइन किया गया, जो लोग यहाँ थे उनको एग्जिट कर दिया गया, बाहर के लोग को बाहर वापस कर दिया गया, फिर स्ट्रिक्टली ये लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया जिसकी वजह से जो संक्रमण फैल सकता था उसको रोका गया। तो 3 तो ये हो गया, इसके अलावा और 2-3 कारण तो लगता है। सबसे बड़ी बात जो थी ना वो ट्रांसपेरेंसी थी इस पूरे मूवमेंट में। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके उसके बाद एक दैनिक पत्रकार परिषद जिसमें जो यहाँ पर हेल्थ के जो प्रभारी थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट सरकारी, मतलब यहाँ पर मंत्री सामने नहीं आए लेकिन जो प्रभारी व्यक्ति था वो सामने आया, खुली बातचीत हुई, जनता को पूरा अवगत कराया। और हर दिन लोग प्रतीक्षा करते थे, जो 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसको यहाँ पर MBC ने लाइव दिखाया, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव दिखाया। तो लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे और समझते थे कि अभी क्या हुआ है या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।
या क्या करना चाहिए, उसकी जो रिसेप्टिविटी थी वो एक सबसे बड़ा कारण था। उसके कारण अफवाहें तो नहीं फैली, लेकिन उसके कारण ये हुआ कि जो वाजिब चिंताएं थी वो लोगों तक पहुंची। लोगों ने सैनिटाइजेशन का मतलब समझा, लोगों ने मास्क पहनने का मतलब समझा। और दूसरी बात इन्होंने ये की कि इन्होंने वो पैनिक को बढ़ने नहीं दिया। मुश्किल से पहला जो इनका लॉकडाउन था, उसमें उसके जो 2 वीक के बाद इन्होंने अपने आप को खुला कर दिया। वो पहला लॉकडाउन चूंकि सरप्राइज था, इसलिए लोगों के घर में सामान नहीं था। दूसरी बात, यह देश बहुत कुछ इंपोर्ट पर ही निर्भर है, सारी चीजें आयातित होती है। हम भारत से इनको हर काफी चीजें भेजते हैं। हमारा हमारा जो प्याज है वो यहाँ पे हर घर हर दुकान में दिखता है। तो ये सडनली जब लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के कारण वो सारी चीजें डिस्टर्ब होनी वाजिब थी। लेकिन ठीक 15 दिन बाद, मतलब उस बीच में सरकार ने उसको ओपन करने की कोशिश की। सरकार ने पहले कोशिश की कि डिजिटल माध्यम से अगर कुछ कर सके, होम डिलीवरी कर सके, लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुआ क्योंकि वो लॉजिस्टिक मेरे ख्याल से इनसे बन नहीं पाई। तो इन्होंने फिर ये तय किया कि छोटे दुकान तो बंद रहेंगे, लेकिन मॉल्स खोल दिए, मॉल्स के बड़े सुपर बाजार खोल दिए। तो लेकिन जैसे 2 सप्ताह हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं, भारत से आए, तो यहाँ पर हमारा एक मतलब साप्ताहिक काम ही है कि आप बाजार में जाओ और खरीद के आओ, क्योंकि दैट इज वन ऑफ आवर पास टाइम। तो किसी के घर में कोई इतना सामान होता नहीं था। तो 2 हफ्ते बाद हम लोग खुद दूध और ये और इसके लिए देख रहे थे कि कैसा होगा, और पूरा सन्नाटा था। आपको शहर में कहीं भी, आपके घर के बाहर लो, रास्ते पे लो, आपको कोई आदमी नहीं दिखता था, कोई दुकान नहीं, कोई चोरी छिपे काम नहीं कि किसी को फोन कर दो कोई पहुंचा देगा, कुछ नहीं। बहुत ही कंट्रोल किस्म के 2 हफ्ते हमारे बीते। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छा, मुकेश जी मैं तारीफ करूंगा, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, उसको खुला नहीं छोड़ दिया। जैसे मैं देखता हूँ कि भारत की बात देखता हूँ कि अगर जैसे शराब की दुकानें हमारे यहाँ पर बोल दिया कि शराब बिकेगी, अब वो कैसे बिकेगी, क्या बिकेगी, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। और आपने अनायास एक लंबी भीड़ को एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा कर दिया। इन लोगों ने उसे बहुत प्लान किया। जैसे इन्होंने सब चीजों को ये कहा, हम जैसे लोगों को जो भी खरीदना जाना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क जरूर लगाइए, बगैर मास्क की आपकी एंट्री नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये किया, दिन फिक्स कर दिए। दिन इस तरीके से फिक्स किए कि जैसे ए से लेकर एच तक अल्फाबेट में अगर आपका सरनेम आता है तो आप सोमवार और गुरुवार को जाके परचेसिंग कर सकते हैं। सोमवार से गुरुवार तक ही आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप कार बाहर लेके निकले मंगलवार को और आपका जो अल्फाबेट है वो सोमवार को है, तो आपके ऊपर ऑलमोस्ट 20,000 मॉरिशियन रुपीज की पेनल्टी है, जो कि 40,000 रुपए होती है। तो एक तरीके का डर सबके मन में था कि भाई ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते और ऐसा करा नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि आप जब वहां पहुंचे तो आपको पता लगता है, जैसे मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग तो सामान के मामले में एकदम ठनठन हो गए थे, कुछ भी नहीं था कि आप बगैर तो क्या वहां की सरकार ऐसे घरों में डिलीवर करवाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही थी? जो लोग वो नहीं, सरकार नहीं कर रही थी और कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर बहुत कम है। यहाँ पे काम करने के लिए कि लोग निकले पहुंचाए या उस तरीके का खड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा, वो मुश्किल है। तो हम लोग को भी जब पहले सप्ताह कहा गया, तो मैं पहला आदमी था जो सोमवार को जब उन्होंने शुरू किया तो मैंने कहा पहले दिन मुझे जाना जरूरी है। लेकिन समय दिया हुआ था 8 बजे का, मैं 7:30 बजे पहुंचा। तब तक ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी। ये 1.25 किलोमीटर भी मैं अपने मोबाइल ऐप का जो वॉकिंग ऐप है उससे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब वहां पर उसके दरवाजे पर पहुंचा और आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर की लाइन थी। हालांकि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपरली मार्क, सब कुछ था। और आखिर में पुलिस वाला खड़ा था, उसने पहले मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा अल्फाबेट देखा, फिर मुझे कहा कि अब आप खड़े रहो। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इतनी बड़ी लाइन होने के बावजूद मैं 3 घंटे में सब कुछ अपना परचेसिंग खत्म करके वापस चला गया। इट वाज सो ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनका एक बहुत बड़ा ये था। दूसरा जो इन्होंने मजबूत काम उठाया वो ये कि जो भी ऐसे रोजगार है जो दैनिक पे निर्भर है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हो, चाहे ये टैक्सी ड्राइवर्स हो टूरिस्ट के, या जो वेटर किस्म के लोग हैं रेस्टोरेंट्स के, जहां सब बंद हो चुका है, ऐसे लोगों को इन्होंने फ्रॉम डे 1 इनके खाते में पैसे डालना शुरू किए। वो 5,000 6,000 रुपए इनके पास, तो इनको कभी पैसे का
मतलब किसी को ये चिंता नहीं हुई कि मेरी नौकरी का क्या, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसके खाते में पैसे जा रहे थे, बाजार उसके पास उपलब्ध था। हाँ, उसको थोड़ा समय देना पड़ता था, थोड़ा ऑर्गेनाइज था, तो इसके कारण भी थोड़ा समाज में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। जी आशुतोष जी, मॉरिशस में सोशल सेफ्टी नेटवर्क सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहां पर इस तरह की बात नहीं आती है। वहां तो बेरोजगारों के लिए भत्ता है, ये तमाम चीजें हैं। जो पेंशन याफ्ता लोग हैं या बुजुर्ग हैं, उनके सपोर्ट के लिए एक बहुत ही यूरोप में जो कुछ चंद देश हैं उनके जैसा सिस्टम यहाँ भी है। स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री हैं, फिर एजुकेशन फ्री है, ये तमाम चीजें वहाँ हैं। और फिर पर कैपिटा इनकम भी अच्छी खासी है वहाँ, अगर भारत से मुकाबला करें तो उस मामले में थोड़ा समृद्ध देश है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं वहाँ पर। तो इस सब का फायदा ऐसी महामारी के समय मॉरिशस को मिला है, मॉरिशन लोगों को मिला है। बिल्कुल मिला है, लेकिन ये भी एक घबराहट इनके भीतर भी थी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े थे उनको देख के ये लगता था कि अगर इस तरीके से अगर हुआ, उस मामले में ये तकलीफ हो सकती थी कि आप जो है उसको मतलब अगर इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो सबसे मुद्दा था कि अगर बड़ी संख्या में अगर पेशेंट्स आ जाते हैं तो उससे कैसे निपटते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सीमित है, सब कुछ सीमित है। लेकिन सौभाग्य से वो स्थिति नहीं आई। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ मुकेश जी, वो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है। टूरिज्म यहाँ का सबसे मेन ये है, आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 19% इनकी जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखें तो ऑलमोस्ट 20% लोग यहाँ के टूरिज्म या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी से जुड़े हैं। तो वो इस तरीके का सडनली एकदम लॉकडाउन होना, वो इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अभी भी टूरिज्म पूरी तरीके से बंद है। एयर मॉरिशस ने कहा है कि उनकी पहली फ्लाइट सितंबर 1 को शुरू होगी, तो उसके बाद किस तरीके से टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्टों के साथ किस तरीके से कोविड को हैंडल करते हैं, ये अभी वाकई देखने लायक होगा। जी, आईएमएफ ने कहा है शायद कि 3 से 6% तक जो मॉरिशस की इकोनॉमी है वो सिकुड़ सकती है, संकुचित हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट मॉरिशन इकोनॉमी पर जबरदस्त पड़ने वाला है। हालांकि बहुत जल्दी इन्होंने इसको काबू में कर लिया, लेकिन जो टूरिज्म है उसको शुरू होने में तो वक्त लगेगा। अभी तो दुनिया भर के लोग घबराए हुए हैं, तो वहां आने से वैसे ही कतराएंगे और ये भी नहीं चाहेंगे कि बाहर के लोग आए और कोरोना फैले। तो ये एक धर्म संकट की स्थिति, दुविधा की स्थिति वहां की सरकार के सामने हो सकती है। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या कर रही है वहां की सरकार? जो ये संकट खड़ा हो रहा है आर्थिक, इससे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं क्या? सरकार ने इस मामले में काम करना शुरू कर दिया बहुत पहले से। और सबसे अभी जो एक बहुत सबसे ताजा खबर ये है कि जो टूरिज्म का जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी ये करने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे देश आइडेंटिफाई किए जाए जो जहां पर टूरिज्म शुरू हो सकता है। तो उसमें उन्होंने मॉरिशस को बहुत ऊपर रखा है और अप्रूव्ड लिस्ट में डाला है। तो ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि यहाँ के मैक्सिमम जो टूरिस्ट होते हैं, वो टूरिस्ट अगर आप इनको देखें तो ये टूरिस्ट यहाँ पर मोस्टली, मतलब आप समझ लीजिए 60% से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर या तो फ्रांस से आते हैं, या ब्रिटिश होते हैं, या जर्मन होते हैं। तो अभी ये तीनों कंट्रीज में काफी कुछ खुलापन आ गया है। फ्रांस खुल चुका है, ब्रिटिश भी खुल चुका है, जर्मनी भी काफी अच्छी स्थिति में आ गया है। तो अब ये लोग जो है वहां से निकल कर अगर उनको, मतलब इन लोगों के अगर देखें तो फ्रांस, ब्रिटिश और ब्रिटेन और जर्मनी से बेटर इस समय मॉरिशस है अगर आप कोविड की इसमें कंपेयर करें तो इसलिए इनको विश्वास है कि अभी टूरिस्ट जब भी आना शुरू होंगे वो यहाँ पर आएंगे। भारत से टूरिस्ट आना डेफिनेटली अभी मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता ये लोग एनकरेज भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कोविड फैल रहा है उसको देखते हुए इस समय हम दोनों देशों के बीच में कोई ऐसी विमान सेवाएं नहीं है। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज जरूर उन्होंने कुछ समय की थी। हमने यहाँ पर कुछ दवाइयां वगैरह भी भेजी, और हमने यहाँ पर कुछ मदद करने की भी कोशिश की। हमारे यहाँ पर एक एक्टिव हाई कमिश्नरेट है जो कि काफी, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह फंसे हुए थे उनका अभी भी ख्याल रखा काफी समय तक। लेकिन टूरिज्म के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि भारत से आने के लिए अभी मॉरिशस कोई अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि वो इस समय भारतीय टूरिस्ट को प्रोत्साहित शायद नहीं करेंगे। जी,
आशुतोष जी, संयोग की बात है, अन्यथा मुझे भी मॉरिशस होना चाहिए था। इस समय मैं मॉरिशस में होता हूँ। पिछले 3 सालों से आप जानते ही हैं कि वहाँ मैं Yeah. एग्जामिनर हूँ और मुझे जाना पड़ता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए। लेकिन संयोग की बात थी कि मैं वहाँ नहीं जा पाया। और कहना चाहिए कि वो संकट, अगर मैं उस दौरान जाता तो मैं भी वहाँ फंस गया होता और पता नहीं मुझे कब तक रहना पड़ता। लेकिन ये बताइए अब कि वो वहाँ के जो खूबसूरत बीच हैं उनका क्या हाल है? पूरे सुनसान है या थोड़ा बहुत रौनक लौटी है वहाँ? जो लोकल लोग हैं उन्होंने तो आना जाना शुरू कर दिया होगा, पिकनिक वगैरह और ये त्योहार वगैरह तब शुरू हो चुका होगा। मुकेश जी, हर बार जब आप यहाँ आते हैं तब मैं यहाँ नहीं होता हूँ, और हम दोनों हमेशा क्लैश होती है हमारी डेट्स। लेकिन मैं इस समय आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ अटक गया हूँ। मुझे मार्च के अंत में 2 महीने के लिए आना था, लेकिन मैं यहीं अटक गया हूँ। आपने बात नहीं, की आपके अभी। लिए तो अच्छा है, क्योंकि आप अगर इंदौर जाते, जो आपका नेटिव शहर है, वो भी सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रस्त है। मुंबई जहां आप रह रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, वहां भी हालात बुरे हैं। तो मॉरिशस तो आपके लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है इस समय। ये यही बात मैं अपने आप को समझाता हूँ। और आपने पूछा है कि मॉरिशस में मॉरिशस की बड़ी, आपने खुद ने भी देखा है, और यहाँ की जो जिंदगी मैंने पास से देखी है, मॉरिशन व्यक्ति बड़े जिसको कह सकते हैं आपकी उत्सव प्रेमी से लोग हैं। हालांकि सारे इनके प्रोग्राम, मीटिंग, सारी की अधिकांशतः परिवार में होती है। हालांकि परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन पारिवारिकता अभी भी है। भले ही वो दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन सब चीजें, छुट्टियां साथ में मनाना पसंद करते हैं। तो इस समय जो समुद्र के किनारे हैं वो आमतौर पर भरे रहते हैं। खासकर शुक्रवार शनिवार को आप सपरिवार लोगों को पाएंगे और वहां करते हुए। लेकिन फिलहाल कोविड के बाद हालांकि लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसा उत्साह नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां शुरू हो गई है, शादियां लगभग नहीं के बराबर हो रही है, या जो कर भी रहे हैं तो बहुत कम संख्या में लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि सरकार के जैसे ये है। लेकिन आज ही, कल ही रात को मेरे ठीक सामने वाले घर में जन्मदिन मनाया गया, और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम 50 लोग इकट्ठे थे, और फिर भी वो मास्क लगाए हुए और गाने के और सेगा गाने और ये सुनते हुए और आराम से उसका आनंद उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे खौफ तो खत्म है, और बहुत संभव है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में फिर से वही समुद्रों के किनारे वही आनंद लोग लेते हुए दिखेंगे। आशुतोष जी, अंतिम सवाल है मेरा कि वहाँ बड़ी तादाद है भारतवंशियों की, भारतीय मूल के लोगों की। वो इस क्राइसिस के दौरान, कोरोना की महामारी के दौरान, उनके बारे में क्या सूचनाएं हैं, क्या रिपोर्ट है आपके पास? यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर जो भारतीय हैं वो 2-3 किस्मों में आप बांट सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स हैं काफी यहाँ पर, चिकित्सा और होटल इंडस्ट्रीज में पढ़ने के लिए आने वाले लोग हैं। दूसरा, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, एक तो ये फाइनेंस का बहुत बड़ा सेंटर है, तो जितने बड़ी बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग मॉरिशस के अपनी बैंक्स, इसमें बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफी भारतीय हैं। हम जैसे लोग हैं जो टीचिंग में भी है, फिल्म और इसके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो बड़ी संख्या है, ये एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। भारतीय हाई कमीशन के माध्यम से वहां पर सारे भारतीय त्योहार मनाए जाते हैं। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है यहाँ पर, जो कि बहुत एक्टिव है। तो उस सब के कारण हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं। और ये इस समय भी, कोविड के समय में भी, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं भारतीयों के, वो काफी एक्टिव रहते हैं। मतलब इतने सारे ग्रुप और इतने लोग हैं कि आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि मैं एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य हूँ जिसमें केवल मराठी स्पीकिंग लोग हैं भारत के, जो मॉरिशस में हैं और काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। और ये कम से कम उस ग्रुप के 125 मेंबर्स हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बहुत सारे हैं। इन ग्रुप्स में आपस में संवाद होते रहे, आपस में दूसरी चीजें होती रही। मराठी ग्रुप हालांकि तैयारी कर रहा था गुड़ी पड़वा मनाने की, और बड़े बड़े पैमाने पे डांस और वो सब कुछ, एक पूरा जैसे महाराष्ट्र में होता है वैसा सब कुछ यहाँ पे ये लोग करते हैं। लेकिन बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा कोविड के कारण। पर कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय समुदाय में को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मैं एक मेरे मित्र से जरूर मिला जो यहाँ पर कोविड के कारण फंस गए थे, जो यहाँ पर कुछ एक अपना कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर रहे थे, उन्हें वापस जाना था।
एक दिन के लिए चूक गए तो उन्हें पूरे पूरे समय यहाँ पे रहना पड़ा, और अभी भी यहीं पर है और 1 सितंबर के बाद ही जा पाएंगे। अच्छा, ये यहाँ की स्थिति। हिंदुस्तान की तरह वहाँ इस तरह का कुछ हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ ना, जैसे यहाँ मीडिया ने एक इस्लामोफोबिया पैदा किया और फिर पूरा माहौल ही कोरोना के शुरुआत के दौर में बहुत ही हिंदू मुसलमान कर दिया गया था। तो ऐसा तो कुछ वहाँ इस तरह का कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई शक, कोई संदेह, कोई खौफ, इस तरह का तो वहाँ कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, इस तरीके का यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसे मॉरिशस को समझते हैं, यहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटीज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भारत से आए हुए हिंदू ही है, भारत से आए हुए यहाँ पर मुस्लिम्स भी है, इसके अलावा बड़ी संख्या में चीनी लोग हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में अफ्रीकन मूल के लोग हैं। तो ये सारी जो एथनिसिटी है वो आपस में कुल मिला के बहुत अच्छे से रहती है, एक सिंक में है वो, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मतलब ये पूरी तरीके से घालमेल वाला भी नहीं है कि सब मिलजुल चुके हैं। इनका सबसे बड़ा पक्ष जो है ये सारी चीजों को एक रखने का या मॉरिशस को एक रखने का, वो यहाँ की भाषा है। आप यहाँ पर भले ही बिहार से आए हुए हिंदू हो, भले ही आप तमिलनाडु से आए हुए तमिल हो, भले ही आप सातारा से आए हुए मराठी हो, भले ही आप वुहान से आए हुए चीनी हो, या भले ही आप अफ्रीका से आए हुए अफ्रीकन हो, आप ये सारे लोग यहाँ पर एक ही भाषा बोलते हैं और वो है क्रियोल। और ये भाषा केवल बोलते नहीं है, घर में भी बोलते हैं। लाइक दिस लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। तो ये भाषा एक जिसको बोल सकते हैं एक फलक्रम है जिसके चारों तरफ है। तो इस तरीके की मतलब जो हमारे यहाँ पे जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियंस या इस किस्म की जो बातें हैं वो आमतौर पर यहाँ पर मैंने आज तक नहीं सुनी और न देखी। इस तरह का वहाँ का सांस्कृतिक ढांचा है, मिली जुली संस्कृति हो गई है अलग अलग समुदायों के आने की वजह से, कि उस तरह की, और राजनीति में भी अगर खेल नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि वो बंटवारा नहीं होगा। अगर राजनीति इस आधार पर होने लगेगी तो जाहिर है कि वहां भी टकराव पैदा होने लगेंगे। लेकिन अब आशुतोष जी, इस प्रसंग को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मॉरिशस में जो कोरोना महामारी से लड़ने का अभियान चला, जिस तरह से वहां के नागरिकों ने व्यवहार किया, जिस तरह से सरकार ने वहां के लोगों का ध्यान रखा, इस सब पर आपने रोशनी डाली। और उम्मीद है कि हमारे देश के लिए भी उसमें से कुछ सबक काम आएंगे, कुछ हम लोग भी उससे जानेंगे, सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सत्य हिंदी की तरफ से। और आपसे बहुत सारे मसलों पर बातचीत होती रहेगी कि आप खेल पत्रकारिता से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, फिल्म की टीचिंग से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस पर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।